हो सकता है, प्रयास का मतलब गवर्नमेंटल प्रयास हो सकते हैं, मतलब प्रयास इस तरह से किए जा रहे हैं। और अंतिम में सुझाव या वैज्ञानिक सुझाव आप क्या दीजिएगा, देता है वही प्रयास में कौन। इतना ही पक्ष है, जिससे ज़्यादा पक्ष हर एक प्रदूषण में इतना ही पक्ष आपको जानना। मुख्य फोकस प्रश्न का यहाँ पर रहेगा ये वाला, मुख्य फोकस रहेगा वैज्ञानिक उपाय। विज्ञान में मुख्य पक्ष वैज्ञानिक उपाय क्या है, कैसे आप इस प्रकार के प्रदूषण या इसके प्रभावों को कम करने। तो हमने अभी प्रदूषण की परिभाषा में कहा, जब किसी भी अवांछित पदार्थों का, अनवांटेड अवांछित पदार्थों का पर्यावरण में प्रवेश प्रदूषण कहलाता है। सिंपल परिभाषा, प्रदूषण कहलाता है जब यह अवांछित पदार्थ मानक सीमा से या मान्य सीमा से अधिक होते हैं, तो वह प्रदूषण होता है, उस पदार्थ का प्रदूषण होता है। मानक सीमा से अधिक होने के कारण उस पदार्थ, उस पर्यावरण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही होती है। गुणवत्ता उसकी प्रभावित होती है, क्वालिटी डिग्रेड करता है, खराब क्वालिटी हो जाता है, खराब गुणवत्ता की हो जाती है। स्टैंडर्ड लिमिट कहेंगे, मानक सीमा। प्रदूषण कई प्रकार के हो सकते हैं। किस पदार्थ में अवांछित पदार्थों की मात्रा, यानी बाहरी पदार्थों, अवांछित पदार्थ से मतलब है बाहरी पदार्थ, एक्सटर्नल एलिमेंट, जो प्रकृति ने उसे दिया है, नेचर ने उसके जो कंपोजिशन दिया है, प्राकृतिक रूप से उसका जो कंपोजिशन है, जिस कंपोजिशन की जो सीमा है, उस सीमा से बाहर जा रहे हैं। अवांछित का मतलब दो तरह से, अवांछित का यहां पर दो मतलब हो गया। एक मतलब हो गया वैसे पदार्थों की इसमें उपस्थिति जो सीमा से बाहर हो, स्टैंडर्ड लिमिट से बाहर हो, एक सीमा तक, जो प्राकृतिक सीमा है उतना तक तो वो चलेगा, उस सीमा तक वह चलेगा जब मानव स्वास्थ्य या अन्य चीजों को वह प्रभावित नहीं कर पाता। उस सीमा तक वह अवांछित नहीं है, उस सीमा तक वह अवांछित नहीं है। जब तक मानव तथा या दूसरे दूसरे पर्यावरण को वह प्रभावित नहीं कर रहा हो, तब तक वह मान्य सीमा है, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो वैसे पदार्थों जिसकी जो उपस्थित है वह भी सीमा से बाहर है, तब भी वह अवांछित हो गए। और दूसरा, कुछ ऐसे पदार्थ भी जो उसमें स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से उपस्थित नहीं है, और फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसमें डाल दे रहे हैं। दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट। अवांछित का मतलब दो तरीके से, कुछ ऐसे पदार्थ जो उपस्थित नहीं है उसमें, जैसे सपोज दैट एग्जांपल के रूप में हम कह सकते हैं जो वायु में लेड उपस्थित नहीं है और हम लेड बाहर से डाल दे रहे हैं, इट लीड टू प्रोड्यूसन।
will lead to pollution होगा ना। तो दो तरह से यहाँ अवांछित से दो मतलब जो वह मान्य सीमा से बाहर हो और दूसरा वैसे पदार्थ जिसमें प्राकृतिक बनावट में उसकी प्राकृतिक जो संगठन है कंपोजिशन है उसमें वह पदार्थ हो ही नहीं और हम वह पदार्थ डाल दे रहे हैं और इस दोनों ही कारणों से पर्यावरण की गुणवत्ता खराब हो रही हो देन इट विल कॉल्ड पॉल्यूशन। यदि एनालिटिकली हम देखेंगे तो देन इट विल कॉल्ड पॉल्यूशन। जल में प्लास्टिक के कण माइक्रोप्लास्टिक नहीं होते हैं, नेचुरली नहीं मिलते हैं, लेकिन मानवीय क्रियाकलापों के दौरान माइक्रोप्लास्टिक्स जल के कणों में जल के साथ मिल जा रहे हैं, भूम जल के साथ मिल जा रहे हैं। दैट विल लीड टू वाटर पॉल्यूशन। भौम जल प्रदूषण का कारण अभी हम लोगों चर्चा कर रहे थे, भौम जल प्रदूषण का कारण बन रहा है वो माइक्रोप्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक में उपस्थित विभिन्न तत्व। तो यहां पर वह पदार्थ जो उपस्थित नहीं थे लेकिन वह उपस्थित हो गए एंड इस दोनों का प्रभाव क्या होगा, खराब गुणवत्ता। यह भी जब तक वह आ गया और कोई हमको नुकसान नहीं कर रहा प्रदूषण, उसके आने से बहुत ज्यादा हमको गड़बड़ी नहीं हुआ, लेकिन ऑफन अक्सर इसमें गड़बड़ी आ जाती देन इट विल कॉल्ड पॉल्यूशन। अब हमने इसकी परिभाषा देखी। परिभाषा यह हुआ व्हाट आर द देयर आर सेवरल पर्यावरण हमने यहाँ पर करा। तो पर्यावरण बहुत प्रकार के हो सकते हैं, कई प्रकार के पर्यावरण। तो इसके आधार पर जिस चीज में अवांछित तत्व मिलते हैं, अवांछित पदार्थ मिलते हैं, उसको यह प्रदूषित करेंगे। तो प्रदूषण का प्रकार मुख्य रूप से जिस चीज का प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण के जिस तत्व का प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण में क्या है, जल है, वायु है, भूमि है, भूमि जैविक घटक है। तो उन जो कंपोनेंट्स हैं पर्यावरण के, उन कंपोनेंट्स में, पर्यावरण के जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स में इन पदार्थों का मिल जाना, उसके आधार पर कई प्रकार के प्रदूषण हो सकते हैं। यदि यह अवांछित पदार्थ वायु में मिल जाएगा तो यह वायु प्रदूषण कहलाएगा। एयर पॉल्यूशन यदि यह जल में मिल जाएगा तो देन इट विल कॉल जल प्रदूषण। ये दो प्रमुख प्रकार के प्रदूषण हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। यदि यह ध्वनि के साथ गया, ध्वनि में कुछ व्यवधान पैदा हो गया तो ध्वनि प्रदूषण कह लेते हैं। इसी तरह मृदा प्रदूषण हो जाता है, विकिरण प्रदूषण हो जाता है। These are some of the important types of प्रदूषण। विकिरण, रेडिएशन, it is uncomfortable sometimes। कहाँ तक है हिंदी? हिंदी कहाँ? अभी रिजल्ट बहुत हो रहा है तो सबसे ज़्यादा बहुत दिनों के बाद इस तरह पहले तो यूपीएससी में ये ट्रेंड था, फिर यहाँ भी होने लगा। किसी में ट्रेंड था नहीं, इस बार हुआ। नहीं यूपीएससी में तो था ही ना, यूपीएससी में अब लेकिन इस बार यूपीएससी कुछ ज़्यादा दिख रहा है, मीडियम कुछ ज़्यादा मायने करते हैं। टेक्निकल फील्ड वाले ज़्यादा लोग टेक्निकल फील्ड वाले आएंगे तो तो हाँ तो फिर वही
हमेशा ज्यादा यूज करता है, टेक्निकल फील्ड वाला लोग इसीलिए- बहुत चीज, मतलब वो लोग ज्यादातर उसी को यूज करता है। यूज करना, यही तो कह रहे हैं कि ज़्यादा आप भी यूज कीजिए। आपको भी उसके साथ कॉम्पिटेंट बनना है तो आप ही इसी चीज़ का यूज कीजिए जो वो कर रहा है। बार बार हम कह रहे हैं, ज्योग्राफी में भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं, तो हम जितना बताते हैं हमारे पर भी निर्भर नहीं, आप अपने आप से भी क्रिएटिव होइए। इस बात को हम डायग्रामेटिकली कैसे कर सकते हैं? डायग्रामेटिकली आप जैसे ही वो आप में क्रिएटिविटी आप में आनी चाहिए। नहीं क्रिएटिविटी आएगा तो और बिना प्रैक्टिस के वो होता नहीं है, वहाँ पे तो लगता है बहुत टाइम ले लेगा, ये ले लेगा, वैसा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो पाता है। अगर आप कोशिश कीजिएगा तब जाकर। तो इस आधार पर प्रदूषण कई प्रकार के हो सकते हैं। हम यहाँ पर इसके कारण सामूहिक रूप से न देकर के अलग अलग प्रकार के प्रदूषणों के अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसीलिए अब कारण जानने से पहले हम एक प्रकार के प्रदूषण को ले लेंगे। हम एक प्रकार के प्रदूषण के संबंध में, क्योंकि अलग अलग चीजों में प्रदूषण हो रहा है तो अलग अलग कारण होंगे, सबका एक कारण नहीं हो सकता। तो हम इसको एक प्रकार के प्रदूषण की चर्चा कर लेते हैं। इसमें वायु प्रदूषण की आज चर्चा कर लेते हैं। जो वायु में क्या प्रदूषण, वायु प्रदूषण के क्या कारण है। अब हम वही बात यहाँ पर भी कहेंगे। वायु प्रदूषण की जब परिभाषा होंगे तो यही बात कहेंगे, जब वायु में अवांछित अनवांछित पदार्थ मानक सीमा से अधिक हो जाती है, then it will called एयर पॉल्यूशन। उससे क्या होता है, उसकी गुणवत्ता खराब की क्वालिटी। तो ये बात आप यहां भी कर सकते हैं। कारण इसके क्या क्या है, वायु प्रदूषण के क्या कारण, व्हाट आर द काउजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। द काउजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, याद रखिएगा मुख्य रूप से इसका कारण मानवीय क्रियाकलाप, लेकिन पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि 100% मानवीय क्रियाकलापों का ही परिणाम है। कुछ प्राकृतिक भी घटनाएं हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो इस कारण को दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, दो कारणों में बांट सकते हैं, मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय कारण एंथ्रोपोजेनिक काउजेज, एंथ्रोपोजेनिक काउजेज, और दूसरा हो सकता है प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण या नेचुरल कॉज। लेकिन यहां पर हम मानवीय कारण पे आ जाते हैं। यह समस्या मुख्य रूप से मानवीय क्रियाकलापों का परिणाम है। वायु प्रदूषण मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों का ही परिणाम है, मुख्यतः मानवीय क्रियाकलापों का परिणाम है। जैसे मानवीय क्रियाकलाप, कैसे मानवीय क्रियाकलाप। अब देखिए यहां पर चूंकि वायु प्रदूषण की चर्चा हो रही है तो एक बात ध्यान में रखिएगा, तो इसमें जब देने रखिएगा तो आप एक सिंपल सा क्या करेंगे, आप एक डायग्राम खींचेंगे और बताएंगे कि वायु में प्रदूषण का कहां पर कारण क्या है। यहीं पर हम कारण क्लियर कर रहे हैं ना, तो कारण आप यह बताएंगे। तो ओरिजिनल कंपोजिशन जब हम देखेंगे तो वायु का ओरिजिनल कंपोजिशन को एक पाई चार्ट के द्वारा हम बताएंगे कि ओरिजिनल कंपोजिशन संगठन क्या है इसका। इसमें 78% के आसपास नाइट्रोजन रहता है बाई वॉल्यूम, करीब मान लेते हैं 20.9% ऑलमोस्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 1.1% में मोस्टली सबसे ज्यादा जो है वह आर्गन की मात्रा है। आर्गन की मात्रा करीब 0.9% के आसपास है, ठीक है। बाकी 1.1% 0.9% के आसपास, और बाकी जो इसका कंपोजिशन है अर्थात 0.2% में
सबसे प्रमुख कार्बन डाइऑक्साइड है जो करीब 0.03%, 0.03%। यह 1.1 में क्या क्या आते हैं उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। यह आर्गन तक तो आप आ गए, आर्गन तक यहीं पर लिख दीजिएगा। अदर गैसेज क्या क्या है, अन्य गैस क्या क्या है। अदर गैसेज मतलब बचा हुआ, किसके अलावा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन के अलावा जो बचे हुए गैस हैं उसमें एक तो हमने कह दिया कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा इसमें नियोन होते हैं, इनर्ट गैस है नियोन। हीलियम इनर्ट गैस है, हीलियम होता है। मीथेन होता है, क्रिप्टन होता है, मोस्टली इनर्ट गैसेज हैं, क्रिप्टन etc। अब आप देख रहे हैं कि वायु में क्या क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और रेस्ट ऑफ अदर गैसेज है। तो वायु किसको कहते हैं, तो वायु कहेंगे किसको, मिक्सचर ऑफ गैसेज। वायु इज नथिंग, एयर इज नथिंग बट मिक्सचर ऑफ गैसेज है। यह गैसों विभिन्न प्रकार के गैस का मिश्रण है, विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिश्रण, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। तो यह मिश्रण कौन प्रकार का हुआ, निश्चित मात्रा में है ना, मुंह में आया वो बोल दिया। हाँ बताओ क्यों, व्हाई इट इज होमोजेनस मिक्सचर। नहीं कर सकते, दैट इज द रीजन। इसको हम किसी को सेपरेट नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश कैन डिस्टिंग्विश, पहचान नहीं कर सकते हैं कि यह नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है। सिंपली हम नहीं पहचान दे करके कह सकते हैं जो यह नाइट्रोजन है और यह ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड, कहना मुश्किल है, सेपरेशन मुश्किल है। दैट्स व्हाई इट इज होमोजेनस। यह समांगी मिश्रण है। किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। समांगी मतलब समान होते हैं, सब एक समान। यह गैसों का समांगी मिश्रण है। यह बता रहा है यह चार्ट, जो यह गैस विभिन्न प्रकार के गैसों का समांगी मिश्रण है। अब यहां पर देखिए, यह तो नेचुरल, यह बनावट हो गई, यह नेचुरल कंपोजिशन हो गया। अब इस कंपोजिशन में इस नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन और इस कंपोजिशन के अलावा यदि इनकी मात्रा में परिवर्तन हो, जो सीमा है उसमें परिवर्तन हो, अथवा कोई इनके अलावा बाहर से आ जाए, वायु में कोई अलावा बाहर से आ जाए, देन इट विल बी कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। यहां पर हम कहेंगे ना, एयर पॉल्यूशन का मतलब है ये यहां पर इस कंपोजिशन में यदि या तो कोई बाहर से आ जाए या इनकी जो मानक सीमा है उसमें परिवर्तन हो जाए। तो जो बाहर से आने वाली चीजें हैं वह ठोस भी हो सकते हैं, यानी इस प्रदूषण का कारण क्या हो सकता है, बाहरी पदार्थ जो आ रहे हैं वह ठोस रूप में भी हो सकते हैं, द्रव रूप में भी हो सकते हैं, गैस रूप में भी हो सकते हैं। यदि वह ठोस रूप में आ गया तो मुख्य रूप से मिश्रण और समांगी होने लगता है, हेटेरोजीनस, यानी पॉल्यूशन के कारण, वायु प्रदूषण के कारण वायु समांगी मिश्रण से असमांगी मिश्रण में बदल सकता है।
सिंपल एग्जांपल जो हमने कहा कि यह प्रदूषण का कारण हो सकता है वायु में अवांछित तरीके से ठोस द्रव्य या गैस का मिलना। अब ठोस के रूप में क्या मिल सकते हैं, जैसे कार्बन के कण मिल जाएंगे। धूल मिल जाएंगे, पराग कण मिल जाएंगे। ये ऑल आर ठोस, ये सब के सब ठोस हैं। उसी तरह द्रव्य के रूप में मिल सकते हैं। द्रव्य के रूप में मान लेते हैं हम H2O आ गए। अब H2O आ गए और विभिन्न केमिकल्स हैं, तो इसमें क्या करेंगे, वह जटिल लिक्विड बना देंगे, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन के साथ मिलेंगे या इसके साथ मिलकर के जटिल यौगिक बना सकते हैं। अम्ल की मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है। गैसेज में बहुत कॉमन है मीथेन, अभी चर्चा कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर पेरोक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ऑल आर द कॉजेज। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, etc. ये अवांछित पदार्थ इस असमांगी मिश्रण में हवा के साथ घुले हुए या फिर लटकते हुए हो सकते हैं, whether it will be in solution or whether it will be in suspended form, या लटके हुए सस्पेंडेड फॉर्म में हो सकते हैं और घुले मिले हो सकते हैं। ये पदार्थ या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या कार्बन के कण है, धूल कण हुए, यह कहां से आते हैं, उसके उत्पत्ति के आधार पर इस कारण को हम देख सकते हैं, जो उसके उत्पत्ति के आधार पर यानी किस स्रोत से यह आए, इनका आना, यह अवांछित पदार्थ थे, यह अवांछित पदार्थ थे जो वायु में प्रवेश कर गए। अब किस स्रोत से आए, कैसे ये वायु में पहुंचे, किस मानवीय गतिविधि, हमने यहाँ का मानवीय कारण, किस मानवीय गतिविधि के कारण पहुंचे, उसके आधार पर हम प्रदूषण के कारण यानी मानवीय कारणों की व्याख्या कर सकते हैं। मुख्य रूप से यह जो प्रदूषक पदार्थ, अवांछित पदार्थ आते हैं वायु में, वो औद्योगिक इकाइयों से आते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट से, औद्योगिक इकाइयों से आते हैं। यह तापीय संयंत्रों से आ रहे हैं, तापीय संयंत्रों से आ रहे हैं, ये कृषि कलापों से, कृषि के कारण आ रहे हैं, कृषि के कारण आ रहे हैं, ये खनन गतिविधियों के कारण आ रहे हैं, माइनिंग के कारण आ रहे हैं, यह परिवहन के कारण आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के कारण आ रहे हैं। हाँ क्या बोलो, माइनिंग,
प्लांट, थर्मल पावर प्लांट या थर्मल प्लांट, वो क्या लिखी है देखो तो, संयंत्र की क्या लिखी है? थर्मल पावर प्लांट। इंसिनरेशन का काम होगा तो वो भी हो सकता है, वो भी एक प्रकार का इंसिनरेटर इज ए प्लांट कर सकते हैं ना। इंसिनरेटर इज ए प्लांट घरेलू क्रियाकलाप के कारण हो सकते हैं, घरेलू क्रियाकलाप के कारण हो सकते हैं। युद्ध के कारण हो सकते हैं, परमाणु परीक्षण के कारण हो सकते हैं, युद्ध के कारण हो सकते हैं। अभी युद्ध चल रहा है, सब देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कितना पोल्यूशन फैला रहा है, आग उठता रहता है, धुआं उठता रहता है। युद्ध, परमाणु परीक्षण एक ही में दे दीजिए, परमाणु परीक्षण, ये सब एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। औद्योगिक इकाइयां सबसे प्रमुख कारण है, मानवीय कारण है किसके? एयर पॉल्यूशन के। प्रमुख रूप से जिन औद्योगिक इकाइयों के कारण अधिकतर प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जिन इंडस्ट्रियल यूनिट्स के कारण एयर पॉल्यूशन होता है, वह है रिफाइनिंग, तेल शोधन संयंत्र, ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रो रासायन संयंत्र, पेट्रो रासायन उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक, वो कीटनाशक उद्योग, क्वेरिंग इंडस्ट्री, क्वेरिंग पत्थर तोड़ने का उद्योग, क्वेरिंग इंडस्ट्री, क्वेरिंग, QUARRING, क्वेरिंग पत्थर तोड़ने का उद्योग। ये कुछ ऐसे उद्योग हैं जो हाईली एयर पॉल्यूटेंट्स निकालते हैं, हाईली अमाउंट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स निकालते हैं। अब कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स कौन निकालते हैं? इसमें से एक प्रमुख रूप से वायु प्रदूषक के रूप में जो सबसे ज्यादा, जो लगभग इंडस्ट्री से यहां पर निकलते हैं, लगभग से, हमने कहा नॉट ऑल, और न केवल इस स्रोत से बल्कि यह जो तमाम स्रोत हैं उन सबों से यह निकलेंगे, दैट इज पार्टिकुलेट मैटर्स, PM, पार्टिकुलेट मैटर्स सभी स्रोतों से, लगभग स्रोतों से यह प्रमुख रूप से प्रदूषक। पार्टिकुलेट मैटर्स यह सूक्ष्म कण होते हैं। व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर? व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर? प्रमुख वायु प्रदूषक है पार्टिकुलेट मैटर, प्रमुख प्रदूषक है, पॉल्यूटेंट है। प्रमुख पॉल्यूटेंट में से आते हैं, वायु प्रदूषक में से आते हैं पार्टिकुलेट मैटर। व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर? व्हाट इज पार्टिकुलेट मैटर?
पार्टिकुलेट मैटर ठोस या द्रव का, ठोस या द्रव, ऑलवेज इट इज नॉट ठोस, ठोस भी हो सकता है, द्रव हो सकता है, कि छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं जो नग्न आंखों से दिखाई दे भी, कभी कभी दिखाई दे भी देते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। वह सूक्ष्म कण है माइक्रो पार्टिकल्स, दे आर माइक्रो पार्टिकल्स। ये सूक्ष्म कण हैं। वायु ठोस या द्रव, वायु में अवांछित ठोस या द्रव के वह सूक्ष्म कण हैं जो नेकेड आई से, नग्न आंख से दिखाई दे भी सकते हैं अथवा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी दिखाई दे देते हैं। बहुत छोटे होंगे, देन इट विल बी सीन बाय इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं। सबसे वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण यह पार्टिकुलेट मैटर होता है। पार्टिकुलेट मैटर दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। व्हाट आर दोज? व्हाट आर दोज? पार्टिकुलेट मैटर दो प्रकार के होते हैं। आकार के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर दो प्रकार के। पार्टिकुलेट मैटर का टाइप किस पर निर्भर करता है? टाइप, आकार पर। आकार किसका? किसका आकार? लंबाई चौड़ाई, है ना? नहीं तो बोलो तो क्या उसका क्या होगा? 2.5 के साथ क्या होगा? इसी पार्टिकल का साइज किसमें नापते हैं? किसी पार्टिकल का साइज कैसे नापते हैं? किसमें नापते हैं? यूनिट क्या है? माइक्रो या नैनो? अच्छा ठीक है, माइक्रो या नैनो मान लीजिए। किस चीज का माइक्रो? माइक्रो क्या? मीटर। किसका? क्या चीज की लंबाई नापे कि चौड़ाई नापे? क्या नापे? क्या नापे? हैं? हाँ, रेडियस नहीं, डायमीटर। जो आकार होते हैं वह व्यास के आधार पर होते हैं, डायमीटर के आकार पर होते हैं। यह आकार पीएम मैटर्स कितने बड़े हैं, कण कितने बड़े हैं, उस पर प्रदूषण के प्रकार निर्भर करेगा, यह किस प्रकार का प्रदूषण होगा। पीएम मैटर्स कैसे इफेक्ट करेंगे? यह दो प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू आकार। आकार का निर्णय होता है उस कण के व्यास के आधार पर, और चूंकि यह बहुत छोटा कण है, इसके व्यास को प्रायः माइक्रोन या माइक्रोमीटर में मापते हैं। क्योंकि यह बहुत छोटे कण हैं, इसीलिए इनके आकार को माइक्रोमीटर में मापते हैं, माइक्रोन में मापते हैं। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁶ क्या? है ना? यानी 1 मीटर का 10 पर 6 जीरो, 1 पर 6 जीरो बैठाइएगा उतना भाग। एक सिंपल कैलकुलेशन, एक मन में आइडिया बैठेगा, उसके आधार पर हम कह देते हैं जो आपके बाल के आकार, बाल की मोटाई कितनी होती है? बाल की आपकी मोटाई कितनी होती है? लगभग 40 से 50 माइक्रोन। 40 माइक्रोन से लेकर के 50 माइक्रोमीटर के बीच आपकी बाल की मोटाई, व्यास होता है, डायमीटर। ठीक है? अब उसी तरह से कल्पना करके यह सोचिए कितना बड़ा कण होगा। यह कण दो प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर, व्यास के आधार पर। व्यास किसमें मापा जाएगा? माइक्रोमीटर में। क्यों मापा जाएगा? क्योंकि बहुत सूक्ष्म कण है, बहुत सूक्ष्म कण है, इसीलिए इसको हम माइक्रोमीटर में मापते हैं। इसके आधार पर दो जो कण होते हैं वो होते हैं PM10 एंड PM2.5। पार्टिकुलर मैटर 10 एंड पार्टिकुलर मैटर 2.5। पार्टिकुलर मैटर 10 का मतलब हो गया
जो इसके इसके जो डायमीटर होंगे मान लेते हैं वह ऐसे होगा 10 माइक्रोमीटर का डायमीटर। इलेबोरेट करके दिखाएंगे तो यह पूरा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी हम कह रहे हैं वह होगा 10 माइक्रोमीटर। और वहीं पर इसकी यह 2.5 का मतलब हो गया यहां से यहां की दूरी 2.5 माइक्रोन होगा, 2.5 माइक्रोन होगा। सीधा सा अर्थ पूरा हो गया। जो एक PM10 में 4 इस तरह के कण मिल करके एक PM10 हुआ। एक कल्पना के लिए कितना बड़ा हो सकता है? एक PM10 में 4 PM2.5 मिले हुए होंगे, 4 PM2.5 मिला करके एक PM10 बनेगा। यानी या बड़े कण होंगे या छोटे कण होंगे। इसका आकार कोई, अब कण जो निकलेगा तो माप के तो नहीं निकलेगा, नहीं ना निकलेगा, माप के नहीं निकलेगा। तो और क्या कोई जरूरी है हर एक कण या तो 10 का होगा कि 2.5 होगा? नहीं। तो इसीलिए डिफरेंशिएट जब करते हैं तब समझ लो क्या करते हैं। कहते हैं PM10 का मतलब हो गया उस कण का आकार या तो 10 के बराबर है, 10 या 10 से कम, 10 माइक्रोमीटर से कम। यानी साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ 2.5 इज whether it will be equal to or less than 10, equal to or less than 10। अर्थात सीधे तौर पर एक लाइन में करेंगे तो पार्टिकल अप टू साइज ऑफ 10 माइक्रोन, अप टू, इसीलिए अंग्रेजी में इस्तेमाल क्या करते हैं? अप टू साइज ऑफ 10 माइक्रोन या 10 माइक्रोमीटर इज PM10। प्रायः यह निकलते हैं कहां से? प्रायः यह खनन के कार्य से, क्वेरिंग इंडस्ट्री से, लकड़ी के चूल्हे जलाने से, ओपन में लकड़ी के जलाने से, थर्मल पावर प्लांट से बड़े बड़े आकार के कण निकलते हैं। इसी तरह दूसरा है PM2.5 का मतलब हो गया those particles which diameter is up to 2.5 माइक्रोन और माइक्रोमीटर। अर्थात यहां पर 10 से कम, यदि सीधे से कहें तो 10 से कम, 10 तक 2.5 से ऊपर और 10 तक वाले कण को क्या बोलेंगे? PM10 बोलेंगे। समझ गई? PM10 किसको बोलेंगे? फ्रॉम above 2.5 and equal to 10 micron. Those particles are called PM10. When up to 2.5 अर्थात 2.5 या 2.5 से कम व्यास के आकार वाले कणों को, धूल कणों को या कार्बन कणों को या पार्टिकुलेट मैटर को कह देंगे हम PM2.5। यह प्रायः निकलते हैं वाहनों से, व्हीकल्स से, उद्योगों से, मुख्यतः थर्मल के अलावा सीमेंट उद्योग से, प्रमुख रूप से सीमेंट उद्योग से,
तो यह जो निकलते हैं, इसमें मानवीय कारण में हमने देखा पत्थर तोड़ने का उद्योग, पत्थर तोड़ने के उद्योग में पार्टिकुलेट मैटर निकलेंगे। मुख्य रूप से प्रदूषक यहां पर पार्टिकुलेट मैटर बोथ 10 and 2.5 पत्थर तोड़ने के इंडस्ट्री में। सिलिका निकलते हैं, पत्थर तोड़ने की इंडस्ट्री से सिलिका निकलते हैं, सिलिका SiO2, which led to the disease silicosis. Exposure of silica in the quarrying industry will lead to the disease silicosis. Hydrosis also. तेल शोधन कारखाना से सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन के ऑक्साइड प्रमुख रूप से तेल शोधन से निकलते हैं। इसी तरह पेट्रोकेमिकल उद्योग से कार्बन, कार्बन के कण, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि पार्टिकुलेट मैटर ये भी निकलते हैं। सीमेंट उद्योग से पार्टिकुलेट मैटर्स प्रमुख रूप से। चूना के कण, चूना के महीन कण, लाइम, चूना के महीन कण, सिलिका के कण भी यहां से निकलते हैं। जिप्सम के कण, यानी यहां प्रमुख रूप से जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वह चूना के कण, जिप्सम के कण, राख के कण, एसेज, उर्वरक एंड कीटनाशक, इससे अधिकतर द्रव रूप में प्रदूषक पदार्थ निकलते हैं। या नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन आदि के जटिल यौगिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स यौगिक होते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन के जटिल यौगिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, मोस्टली इन लिक्विड फॉर्म। यानी औद्योगिक इकाइयां प्रमुख रूप से जिम्मेदार थी। उसके बाद तापीय संयंत्र, भारत अपनी आवश्यकता का, भारत पर्टिकुलरली भारत अपनी आवश्यकता का 60% से अधिक विद्युत का उत्पादन तापीय संयंत्रों से करता है। करीब 54% उसमें उत्पादन, 54% उत्पादन केवल कोयला आधारित तापीय संयंत्रों से होता है।
भारत अपनी आवश्यकता का अराउंड 54% कोयला आधारित तापीय संयंत्रों से करता है, अबाउट 54%। कुल मिलाकर के तापीय संयंत्रों से अराउंड 60% उत्पादन करता है। अब इन तापीय संयंत्रों में यदि कोयला जलाए जाएंगे तो ऑब्वियसली कोयला जलने से जो प्रदूषण निकलेगा वह मुख्य रूप से किसके, कोयला के जलने से जो निकले वाले होंगे वही इसमें जो प्रमुख रूप से निकलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड व्यापक पैमाने पर उसमें होते हैं, सिलिका होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, सिलिकॉन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, इवन लेड होते हैं, व्यापक मात्रा में इसमें कार्बन के कण निकलते हैं, कार्बन के कण पार्टिकुलेट में है, कार्बन के कण। इस उद्योग को कोयला के जलाने के दौरान तथा कोयला के जलाने के पश्चात, कोयला के जलाने के दौरान तथा कोयला के जलाने के पश्चात भारत में वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारणों में से एक है तापीय संयंत्रों से अधिक विद्युत का उत्पादन होना। अब कृषि किस प्रकार जिम्मेदार है? कृषि का प्रमुख रूप से कृषि अपशिष्टों को जलाने से, कृषि अपशिष्टों को खुले में जलाने से, यह प्रमुख कारण वायु प्रदूषण का उत्तर भारत के मैदानों में हो गया। उत्तर भारत के मैदान में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण बना हुआ है खुले में कृषि अवशिष्टों को जलाने से, पराली के जलाने से। खेतों में खुले जलाने से इसमें व्यापक मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन के कण, पार्टिकुलेट मैटर में प्रमुख कार्बन के कण, कार्बन के कण जो कि जाड़े के दिनों में स्मॉग का कारण बनते हैं, जाड़े के दिनों में फॉग एंड स्मॉग का कारण बनते हैं। लिक्विड भी आएगा ना सर? इसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि के ऑक्साइड्स। कृषि अवशिष्टों के अतिरिक्त यहाँ पर अन्य कृषि क्रियाकलाप, अन्य कृषि क्रियाकलाप जैसे खेतों को जोतने, प्लगिंग, उसके अनाज हटाने,
क्या बोलते हैं? ट्रेसिंग, 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 आदि के दौरान किसी अवशिष्टों के सड़ने से, किसी अवशिष्टों के सड़ने से मीथेन जैसे गैस निकलते हैं, मीथेन जैसे गैस निकलते हैं, किसी अवशिष्टों के सड़ने से, मानव मलमूत्र से, ये नहीं, पशु मलमूत्र से मीथेन जैसे गैस, अमोनिया जैसे गैस, अमोनिया, अमोनिया NH3, किसी अवशिष्टों के सड़ने से। इसी तरह किसी अवशिष्टों को सड़ने से